हे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मस्त रहेंगे, बिंदास रहेंगे, ठीक है ना। यार देखो, एक ही तो लाइफ है यार, बिंदास रहने का इसमें, ठीक है ना। कोई टेंशन लेने का, कोई फालतू टेंशन नहीं, बस अपना जो काम है वो करते रहने का, बाकी कोई फालतू टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। जो भी पार्ट 1 बचा है बच्चों, वो साथ में चलते रहेगा, ठीक है। तो पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, वो है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दैट इज चैप्टर नंबर 9, ठीक है। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि बच्चों आपको चैप्टर दिख रहा है सॉलिड्स, ठीक है ना, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वही हम लोग स्टडी करने वाले हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, सॉलिड्स क्या होता है? सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें जो मॉलिक्यूल्स से बहुत पास पास में रहते हैं, क्लोजली पैक रहते हैं, ये आपके सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना, वो थोड़े दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और जो आपके गैसेस रहते हैं उसमें तो दूर, बहुत दूर, जो बहुत ज़्यादा ही दूर रहते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये हो गया सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये बेसिक डिफरेंस होता है ऐसा, मतलब मॉलिक्यूल के लेवल पे, ठीक है। तो इस अभी बेसिकली सॉलिड जो है आपका सॉलिड्स, ठीक है, तो वो 3 टाइप में आते हैं। पहला जो रहता है वो रहता है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक सॉलिड रहता है, ठीक है ना। दूसरा जो रहता है वो रहता है पार्शियली, मतलब आधा, पार्शियली इलास्टिक या प्लास्टिक, ठीक है। अगर बच्चों आपको लेक्चर थोड़ा स्लो लग रहा होगा तो आप प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया रहेगा, यूट्यूब के ऑप्शन में। और जो तीसरा रहता है वो रहता है परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सॉलिड्स होते हैं आपके। अब हम लोग पहला देखते हैं परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है। अब जो परफेक्टली इलास्टिक रहता है, सपोज बच्चों मैंने एक ये फिक्स वॉल है, उस पर मैंने एक बॉडी, एक आपका बॉडी सॉलिड है बेसिकली, उस सॉलिड को मैंने ऐसा बांध के रखा है। सपोज आपका स्प्रिंग है, ठीक है ना, स्प्रिंग या फिर कोई भी आप बॉडी ले लो, रॉड ले लो, ठीक है। उस पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड मैंने फोर्स किया, ये AF मतलब अप्लाइड फोर्स मैंने अप्लाई किया, ठीक है। तो सपोज इसका इनिशियल जो लेंथ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो उसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, क्या होगा, लेंथ आपका बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये सपोज कितना हो गया आपका, लेट्स से 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, इस बॉडी का। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो अप्लाइड फोर्स जो मैंने किया था इसको मैं छोड़ दूंगा यहाँ से, यहाँ पे जो मैंने अप्लाई किया था फोर्स उसको मैं लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो ये जो बॉडी है वापस 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब जो पहले 7 सेंटीमीटर में हुआ फोर्स अप्लाई करने के बाद, अब जैसे मैंने फोर्स को छोड़ा वो 5 सेंटीमीटर में वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, ठीक है। तो ऐसे जो बॉडीज होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, समझे। मतलब अप्लाइड फोर्स छोड़ने के बाद वो अपने ओरिजिनल शेप या साइज में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। दूसरे हैं परफेक्टली इलास्टिक या प्लास्टिक। तो सपोज मैं यही एग्जांपल लेता हूँ, इसी एग्जांपल को कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब सपोज मैंने बॉडी को अप्लाई फोर्स किया, ठीक है, अप्लाई मैंने क्या किया, फोर्स किया। यहाँ से मैंने फोर्स को अप्लाई किया, सिर्फ F लिखता हूँ मैं, फोर्स अप्लाई किया। इनिशियली वो कितने सेंटीमीटर का था, लेट्स से इनिशियली वो बॉडी 5 सेंटीमीटर का था। तो जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया तो वो कितना, 7 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। बट ये दूसरा बॉडी है, ये वाला बॉडी नहीं है, ये दूसरा बॉडी। ये सपोज आपका ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, ये पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। तो अब ये फोर्स लगाने के बाद ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब जैसे मैं इस फोर्स को छोड़ दूँ, जैसे फोर्स लगाया तो 7 सेंटीमीटर का हुआ, अब जैसे मैं इस फोर्स को छोड़ दूँ, लीव कर दूँ, तो ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है वो आपका 6 सेंटीमीटर का रह जाएगा, ठीक है। देखिए आप जैसे मैं फोर्स को छोड़ता हूँ, अप्लाई फोर्स को, वो 6 सेंटीमीटर का हो गया। इसका मतलब जो ओरिजिनल साइज था, उसका शेप था, उसका जो ओरिजिनल साइज था तो 5 सेंटीमीटर था, लेकिन वो तो 6 सेंटीमीटर में रह गया। इसके लिए इसको हम बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक। वो आधा इलास्टिक है और आधा प्लास्टिक है, ठीक है। अब प्लास्टिक क्या होता है वो जरा देखते हैं। और तो परफेक्टली प्लास्टिक जैसे एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक बॉल हो गया। प्लास्टिक बॉल आपने देखा ना, आपने अगर क्रिकेट खेला होगा प्लास्टिक बॉल से, तो प्लास्टिक बॉल अगर पचक जाता है एक बार में, ठीक है ना, तो वो पचका ही रहता है। उसको आप जब तक बैट से ठोक ठोक के उसको पूरा गोल ना करो, वो पचका ही रहता है। जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा, आटा जो है, आटा लगाने के बाद उसको एक बार कैसे उसका शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में आते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बार आपने फोर्स अप्लाई किया, इसमें आपने एक बार ऐसे फोर्स अप्लाई किया, सपोज ये 5 सेंटीमीटर का था, जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बॉडी 7 सेंटीमीटर का हो गया। कितने का हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो जैसे आप फोर्स को इसमें छोड़ते हो तो वो 7 सेंटीमीटर का ही रहेगा, है ना। तो ये हो गया आपके परफेक्टली प्लास्टिक। तो बच्चों साथ साथ में आप नोट करते रहना, ठीक है, एक बुक में आप नोट करते रहना। तो अब हम आगे बढ़ते देखते हैं डिफॉर्मेशन क्या होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो वही मैं कंसिडर करता हूँ, एक फिक्स बॉल है, उसमें मैंने कोई भी एक इलास्टिक बॉडी को रखा है, ठीक है ना, इलास्टिक बॉडी को फिक्स कर दिया। सपोज स्प्रिंग ले लो, कुछ भी ले लो, स्प्रिंग आपने देखा होगा। तो अगर मैं उस पर सपोज ये कितना 5 सेंटीमीटर का इनिशियल लेंथ उसका, ठीक है, ओरिजिनल साइज इसका 5 सेंटीमीटर का। अब इसमें मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो ये जो बॉडी है
ये कितना हो गया, सपोज 10 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। ये कब हुआ, फोर्स अप्लाई करने के बाद। ओके, तो देखो क्या होता है कि इतना तो ये 5 सेंटीमीटर का था, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो 5 सेंटीमीटर का था, लेकिन ये 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा हो गया, किसकी वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, इस अप्लाइड फोर्स की वजह से हुआ ना। तो ये जो इतना पार्ट रहता है, इतना पार्ट जितना जो भी चेंज हुआ है, एक्सटेंड हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन, ठीक है। और ये जो डिफॉर्मेशन है, इसको ये जो बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर जो भी डिफॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब जो बॉडी है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन में आ गया, यार क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं अभी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन में आ गया वो बॉडी, ठीक है, डिफॉर्मेशन। ओके, तो अगर ये बॉडी इलास्टिक बॉडी है, अगर ये जो बॉडी मैंने लिया है इलास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक नहीं है, तो जैसे मैं अप्लाइड फोर्स को लीव करूँ, छोड़ दूँ, तो वैसे ये डिफॉर्मेशन चला जाएगा, ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। डिफॉर्मेशन कितना है, 5 सेंटीमीटर था ना, तो छोड़ दूंगा तो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेसिकली डिफॉर्मेशन और इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, अब देखो क्या होता है बच्चों, ये इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल पढ़ना हमें ज़रूरी क्यों है, ठीक है। इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी का इलास्टिसिटी कितना होता है, प्लास्टिसिटी कितना होता है, प्लास्टिसिटी। तो जैसे कि आपने देखा होगा ब्रिजेस बनते हैं, ब्रिज एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है ना, और बिल्डिंग्स बनते हैं, ठीक है, घर वर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल जैसे कार हो गए, ऑटो कार वगैरह हो गए, बाइक रिक्शा वगैरह, ठीक है। तो ये जब बनते हैं तो इसमें मटेरियल्स लगते हैं कुछ, है ना, सॉलिड मटेरियल लगते हैं, सीधी सी बात है, लिक्विड तो लगेगा नहीं ना, गैस लगेगा, सॉलिड मटेरियल लग गया ना। तो उसका कोई भी सॉलिड मटेरियल ले लो, कुछ भी ले लो, उसका इलास्टिक बिहेवियर कैसा है, इलास्टिक बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि अगर उस पर आप फोर्स लगाओगे, है ना, तो वो मटेरियल चेंज होगा ही होगा। कैसे, मतलब साइज में, शेप में चेंज होगा, और कितना कैसा मटेरियल रहेगा ताकि उसका साइज या शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है, इतना फोर्स लगाने पर। तो ये सब का जो नॉलेज है एक मिनट तो ये सब का जो नॉलेज है होना हमें ज़रूरी है। हर एक मटेरियल का इलास्टिक बिहेवियर कैसा होता है, ये सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। नहीं तो अगर इस चीज़ की नॉलेज नहीं रहेगी तो ये ब्रिज जो भी आप बने, जो भी बनाएगा इंजीनियर, वो ब्रिज गिर जाएगी, ठीक है। अब किसके ऊपर गिरेगी वो तो भाई किसी को नहीं पता, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आप इतना आप नोट करके रख लेना। तो अब ये जाने से पहले बच्चों कुछ 3 टर्म जान लेते हैं जो कि केमिस्ट्री के टर्म है, ठीक है। तो पहला है जो टर्म है आपका एलिमेंट, क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, ठीक है। 3 टर्म, मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, यू कैन से मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल। ओके, तो देखो एलिमेंट जो रहता है ना बच्चों, वो प्योरेस्ट फॉर्म, नेचर में प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल रहता है नेचर में। तो जैसे हो गया आपका सोडियम का एलिमेंट हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन का एलिमेंट हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन तो वैसे गैस होता है, तो वही समझ लो, सोडियम का, एल्यूमिनियम का एलिमेंट हो गया, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट होते हैं एक्सेट्रा, ठीक। तो अब जैसे प्योरेस्ट फॉर्म में अगर अवेलेबल है तो वो पूरा एक एलिमेंट रहता है, ठीक है ना, पूरा एक ऐसे एलिमेंट रहेगा, ओके, पूरा ऐसा। सपोज ये सोडियम का एलिमेंट है, ठीक, तो उसमें छोटे 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 ना बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहते हैं जिसको हम एटम बोलते हैं, ठीक है। तो एटम वही होते हैं, एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये समझे। तो एटम किसको बोलते हैं, ओके, तो ये आप याद रखना, एटम हम लोग स्मॉलेस्ट, मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे सोडियम है, तो ये जो है ना एक पॉइंट, ये एटम है, ठीक है, ये जो पॉइंट रहेगा वो एटम रहेगा, तो ये किसका एटम है, सोडियम का एटम। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं। तो बच्चों जो मॉलिक्यूल है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम रहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, एटम्स मैंने लिखा है। एग्जाम्पल N2, N2 मतलब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन का एटम है ना, एक N दूसरा N, 2 नाइट्रोजन का एटम है यहाँ पे हो गया। दूसरा हो गया HCl, HCl तो एक हाइड्रोजन का एटम है यहाँ पे, और दूसरा क्लोरीन का एटम है। आप ले लो NaCl, एक आपका सोडियम का एटम है, दूसरा क्लोरीन का एटम है, ठीक है। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये 3 टर्म आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग और भी चीज़ें बच्चों जो कि हम बोलते हैं फोर्सेस, मतलब जो कि फोर्सेस। अब देखो मैं वही पुराना वाला एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये आपका फिक्स्ड आपका वॉल है, इस पर आप कोई भी इलास्टिक बॉडी लगा दो, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स ले लो या एटम्स ले लो, जो भी ले लो, ठीक है। तो मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ, मॉलिक्यूल में लेता हूँ, ये 2 मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ, क्या लगाऊँ मैं, अप्लाई फोर्स करूँ, फोर्स अप्लाई करूँ या ऐसे खींचूँ, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है उन दोनों के अंदर भी खिंचाव होगा, है ना, उन दोनों के अंदर भी क्या होगा, खिंचाव होगा, ठीक है। तो जैसे ही ये 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर बीच में खिंचाव होता है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में, तो वहाँ पे क्या पैदा होता है, वहाँ पे होता है आपका स्ट्रेस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, स्ट्रेस, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे आप फोर्स लगाते हो, तो जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था, एक 5 सेंटीमीटर दूसरा 7 सेंटीमीटर, तो ये एलोंगेट होता है, मतलब इसका जो ओरिजिनल शेप था, साइज था, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो भी चेंज होता है, जो भी क्या होता है, चेंज होता है, उसको
वहाँ पे आपका आता है स्ट्रेन, ठीक है, वहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेन। जब भी बॉडी में चेंज आए तब वहाँ पे आ गया आपका स्ट्रेन, ये याद रहेगा। तो ये जो स्ट्रेस रहता है बच्चों, स्ट्रेस, अब स्ट्रेस की हम लोग बात करते हैं। जो स्ट्रेस रहता है वो रहता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ये जो फोर्स रहता है, ये याद रखना, ये जो फोर्स रहता है, एक तो होता है अप्लाइड फोर्स जो कि आप लगाते हो बाहर से, ठीक है। तो ये अप्लाइड फोर्स नहीं रहता है, हमेशा याद रखना, ये अप्लाइड फोर्स नहीं रहेगा। ये कौन सा फोर्स रहेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया हूँ, वापस मैं बता रहा हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स भाई, ये जो दो मॉलिक्यूल के बीच में खिंचाव हो रहा है, ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने आप को रिस्टोर, मतलब ओरिजिनल जैसे थे वैसे आने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जहाँ पे ओरिजिनली थे वहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। तो वही उन दोनों के मॉलिक्यूल के बीच में रिस्टोरिंग एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है ना। मतलब वो आप जो आपका बॉडी है वापस वो पीछे जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपने अप्लाई फोर्स यहाँ पे किया, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो पीछे साइड रहता है, ठीक है। तो ये अब होता क्या है कि जितना फोर्स अप्लाई करोगे इस साइड में उतना रिस्टोरिंग फोर्स आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स को मैं क्या लिख देता हूँ, FR लिख देता हूँ, लेट्स से FR, ठीक है। ये अप्लाइड फोर्स हो गया तो FA लिखता हूँ, FR मतलब रिस्टोरिंग फोर्स। अब इसमें होता क्या है कि काफ़ी टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे अप्लाइड फोर्स लिया हुआ है, स्ट्रेस के जो फॉर्मूला है ना उसमें अप्लाइड फोर्स लिया हुआ है, तो वो सही लिया हुआ है। क्यों सही लिया हुआ है, वैसे तो वो गलत रहेगा, लेकिन क्योंकि एक्चुअली में रिस्टोरिंग फोर्स होता है, लेकिन अगर कुछ कंडीशंस आ गए ना तो उसमें आपका वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स में नहीं आएगा फॉर्मूले में। अब देखो सही क्यों लिया हुआ है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स होता है वो इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स होता है, समझे आप, ओके। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रेस के बदले कई टेक्स्ट बुक में क्या लिया है, अप्लाइड फोर्स अपॉन रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो, ये फॉर्मूला किसी किसी टेक्स्ट बुक में है, सब में नहीं है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और ये इक्वल क्यों होता है, अप्लाइड फोर्स इक्वल रिस्टोरिंग फोर्स, क्यों, न्यूटन का थर्ड लॉ, याद है कि नहीं, ठीक है ना। तो न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ये दोनों इक्वल होते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं इस एरिया की, ये एरिया क्या है। तो बच्चों ये एरिया जो है, सपोज ये जो वायर है, ये वायर ऐसा कुछ वायर रहेगा, है ना, ऐसा वायर रहेगा। तो ये जो रहता है ना, ये आपका, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यही आपका वो एरिया रहता है, ठीक है ना। ऐसा मत ये इसका पूरा एरिया, नहीं नहीं, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ये, ठीक है। तो ये स्ट्रेस हो गया रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो ये मेन फॉर्मूला है, आपको ये याद नहीं रखना है, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया पर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये याद नहीं रखना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया स्ट्रेस। अब स्ट्रेन क्या होता है वो जरा देखते हैं। मैं थोड़ा, अगर ये आपको, आप समझ गए ना, आप अपने हिसाब से नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से नोट करना, पहले आप समझ लो फिर नोट करो। अब स्ट्रेन क्या होता है, बेसिकली चेंज, मैंने बताया चेंज, जहाँ पे भी चेंज आया ना वहाँ पे स्ट्रेन आ गया। तो स्ट्रेन बेसिकली चेंज अपॉन ओरिजिनल होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है। तो फिलहाल आप ये लिख के रखो। तो चेंज मतलब क्या होगा कि जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था, ये स्टार्टिंग में 5 सेंटीमीटर का था, ठीक है, फिर हो गया 7 सेंटीमीटर का हो गया, जैसे मैंने फोर्स लगाया। तो कितना बदला ये 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर चेंज हुआ ना, तो वही होता है, मतलब 2 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं डेल्टा एल, इसको बोलते हैं चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो डेल्टा एल यहाँ पे क्या रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा, अपॉन ओरिजिनल क्या रहेगा 5। ये समझे, ये आपका स्ट्रेन होगा। तो ये 2/5 मत लेना, क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ तो मैं आपको इसे बताने के लिए लिया, ठीक है। तो यही आपका इलास्टिक बिहेवियर सॉलिड किसकी वजह से आता है, ये जो मॉलिक्यूल रहते हैं ना, जो भी आपका सॉलिड रहता है उन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल रहते हैं उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है। और जब बॉडी में चेंज अप्लाई फोर्स कर रहे हो तो बॉडी में चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से स्ट्रेन भी आएगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक उसके बारे में है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बच्चों 9.2 जो था आपका इलास्टिक बिहेवियर सॉलिड, उसमें एक दो टर्म दिया हुआ है। एक होता है, एक बोला है इंटर एटॉमिक फोर्स और दूसरा बोला है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली वो मटेरियल सॉलिड जो अंदर जो एटम या मॉलिक्यूल रहेंगे ना, ये देखो एटॉमिक मतलब ये एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मतलब ये सिर्फ मॉलिक्यूल की बात करें। एटम मतलब कोई भी एक सिंगल एलिमेंट का एटम रहेगा, मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम रहेंगे, वो अलग अलग एलिमेंट के भी रह सकते हैं और या एक ही एलिमेंट के रह सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था N2, वो एक ही एलिमेंट का था, और HCl बताया था वो 2 अलग अलग एलिमेंट के थे, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर में देख लेते हैं। तो पहले हम लोग इंटर और इंट्रा में फ़र्क समझते हैं, क्या होता है इंटर और इंट्रा, ये दोनों में फ़र्क समझना जरूरी है। तो मैं स्टेट वाइज लेता हूँ। सपोज क्या है, ये मैं ले लेता हूँ, ये महाराष्ट्र है, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश है। तो ये महाराष्ट्र एम हो गया, ये उत्तर प्रदेश ही हो गया। तो इंटर मतलब क्या हो गया, बिटवीन 2 स्टेट्स, जो भी सपोज लेन देन हो रहा है बिटवीन 2 स्टेट्स हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटर, समझ गए। इसका मतलब अगर मैं एटम की बात करूँ तो ये एक एटम हो गया सोडियम का, Na। अगर ये मटेरियल जो आप लोगे, मटेरियल जो भी लोगे, ठीक है, अगर सपोज सपोज मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, सपोज NaCl है, NaCl का ये पूरा एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये जो इसमें मॉलिक्यूल्स है छोटे छोटे NaCl के, ठीक है, NaCl के मॉलिक्यूल्स है कि नहीं,
ठीक है। NaCl तो वैसे नमक होता है, लेकिन मैं सपोज उसको उसका एक सॉलिड बॉडी बना दिया, ठीक है। तो ये इसमें इंटर क्या होगा, इसमें इंटर ये होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब ये एक NaCl का मॉलिक्यूल है, ये एक NaCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटर, ये समझ गए। अब इंट्रा क्या होता है, इंट्रा मतलब विद इन मॉलिक्यूल, मतलब विद इन स्टेट, मतलब ये जैसे मैंने महाराष्ट्र और यूपी के बात किया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो यूपी के अंदर ही होगा, एक अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पे, तो वो इंट्रा वही हो गया, मतलब विद इन, उसके अंदर ही, उसी स्टेट में। तो आप एज अ मॉलिक्यूल के लेवल पे क्या समझ सकते हो कि जो मॉलिक्यूल है NaCl, उसके अंदर ही, NaCl के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल, उसके अंदर जो भी होगा फोर्सेस होंगे वो आपके इंट्रा होंगे, ठीक है। ये समझ गया ना, इंटर फोर्सेस रहेंगे या इंट्रा फोर्सेस रहेंगे, उन दोनों के बीच का फर्क, ठीक है। ओके, तो इंटर मतलब फाइनली बिटवीन टू मॉलिक्यूल या बिटवीन टू एटम, इंट्रा मतलब विद इन, ठीक है। इसको आप क्या ले सकते हो, इंटर में बिटवीन टू मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है। ये एटम भी हो सकते हैं, मतलब NaNaC भी हो सकते हैं। और इसमें क्या आप क्या लिख सकते हो, विद इन मॉलिक्यूल और एटम, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही या एटम रहेगा, उसके अंदर ही जो भी फोर्सेस रहेंगे वो रहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंटर, देखो जो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, इसका मतलब इसमें क्या होगा, इंटर एटॉमिक बोला है ना, तो इंटर एटॉमिक मतलब क्या, दो एटम के बीच में, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हो कि सपोज ये सोडियम, आप ये जो एलिमेंट ले रहे हो, आप जो बॉडी ले रहे हो, वो पूरा सोडियम का बना हुआ है, पूरा सोडियम का बना हुआ है, तो उसमें जो भी रहेंगे वो सब एटम रहेंगे सोडियम के, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक मतलब क्या, दो एटम में होगा, ये दो एटम जो रहेगा ना, उन दोनों के बीच में जो भी फोर्सेस लगेंगे उसको बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्सेस, ये समझा। ओके, अब यहाँ पे बोला इंटर मोलिकुलर फोर्सेस, तो ये इंटर मोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा, मोलिक्यूल की बात की ना, तो मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जो भी मटेरियल है वो NaCl, जो भी आप बॉडी ले रहे हो, सॉलिड ले रहे हो, वो NaCl का है, मतलब उसमें NaCl के हर एक मॉलिक्यूल रहेंगे, ठीक है। ये जो सारे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल है, सारे NaCl के मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इंटर मतलब क्या, कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये जो मॉलिक्यूल है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये मॉलिक्यूल भी NaCl का है, ये मॉलिक्यूल भी NaCl का है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्सेस रहेंगे वो आपके इंटर मोलिकुलर फोर्सेस रहेंगे, ये समझा। ओके, वैसे इंट्रा वर्ड तो इसमें आया नहीं, लेकिन आप इंट्रो, बच्चों अगला टॉपिक है आपका 9.3, दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, तो देखो अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बेसिक चीज़ तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया हूँ कि क्या होता है, ठीक है। ओके, तो देखो स्ट्रेस क्या कब डेवलप होता है, जब खिंचाव होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर खिंचाव होता है, जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स जब आता है, ठीक है, तभी मटेरियल में, सॉलिड में स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने स्ट्रेस की बात किया है, स्ट्रेस क्या बात किया है, स्ट्रेस की मैंने ये बात किया कि अगर सपोज ये मटेरियल है, ये आपका एक बॉडी है, ठीक है, आपको स्लो लग रहा होगा तो प्लेबैक स्पीड बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो ये बॉडी है, तो अगर मैं इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं, ये जो अप्लाइड फोर्स रहता है ना, इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं, याद रखना, इसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं। क्यों डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी जो भी ओरिजिनल शेप है इस बॉडी का, सॉलिड का, उसका वो चेंज कर देता है ना, ये फोर्स क्या करता है, उसका शेप चेंज कर देता है, जो कि डिफॉर्मेशन में आ जाता है, ठीक है। इसको हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं या अप्लाइड फोर्स बोलो, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है उल्टा साइड में, इसको बोलेंगे FR, रिस्टोरिंग फोर्स, इसको FA ले लो, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है वो पर यूनिट एरिया, मतलब ये जो मटेरियल है सपोज ऐसा है, ऐसे ही रहेगा ना, कोई भी वायर लो, कोई भी अगर वायर लेते हो तो सिलेंड्रिकल टाइप का ही रहता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया रहता है, ठीक है। तो ये होगा आपका स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, या इसका डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो कि रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये एरिया जो रहता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया रहता है, मतलब वापस बता देता हूँ, ये जो रहता है ना, ये आपका एरिया रहता है वो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। ओके, तो इसका देखो यूनिट क्या होता है, यूनिट सिंपल है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसका डायमेंशन भी आप निकाल सकते हो, सिंपल है, डायमेंशन निकालने में क्या है, डायमेंशन तो इजीली सीख गया, फोर्स का डायमेंशन निकालो, एरिया का डायमेंशन निकालो, दोनों का डायमेंशन निकालोगे तो क्या आता है, डायमेंशन क्या आएगा बताओ, L-1 M1 T-2, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन आ जाएगा। ओके, और क्या इसके बाद, और क्या बात, बस यही लिख लो, ठीक है। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया, ये एरिया होता है, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन तो मैंने आपको बता ही दिया है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज, जितना जो भी चेंज होता है आपका, जो भी बॉडी में चेंज होता है सॉलिड में, वो चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है, ऐसा आप लिख लेना। और स्ट्रेन का क्या है, कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, इसका जो है ना, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन क्या रहेगा, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। स्ट्रेन का ना यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है। अब जैसे मैं एग्जांपल बात करूं कि ये फिक्स्ड बॉडी है, इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाई फोर्स करने के बाद ये सपोज 5 सेंटीमीटर का था, तो ये अप्लाई करने के बाद ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर का। तो चेंज कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर बढ़ गया वो, ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर बढ़ा, मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो कितना आया, 2 आया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फाइनल लेंथ कितना है, L2 माइनस L1 ओरिजिनल लेंथ, लेट्स से फाइनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, फाइनल लेंथ क्या है आपका 7 है, ये आपका L2 है। ओरिजिनल लेंथ आपका क्या है, ये आपका L1 है, 5 है। तो 7 माइनस 5 करोगे तो सिंपल 2 ही आएगा। ठीक है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये हो गया आपका चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब इसका यूनिट क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है ना, ऊपर भी लेंथ रहेगा नीचे भी लेंथ रहेगा, तो दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाता है। इसके लिए इसका कोई ना यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, तो आप बेसिक चीज़ें लिख लो, स्ट्रेस का, स्ट्रेन का। ओके, अब क्या है बच्चों की जो चेंज होता है किसी भी बॉडी में वो 3 टाइप में होता है। ठीक है ना, 3 टाइप में चेंज होता है। ठीक, अब देखते हैं कैसे, कौन कौन सा वो टाइप है। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला जो टाइप है वो लेंथ वाइज चेंज होता है। ठीक है, कैसे चेंज होता है, लेंथ वाइज, लेट्स से लेंथ वाइज चेंज होता है, लेंथ वाइज चेंज। ठीक है, तो अब जरा इसके बारे में हम देखते हैं कि लेंथ वाइज मतलब क्या, कि सपोज वही एग्जांपल लेते हैं, जो मैं अभी तक एग्जांपल ले रहा था कि ये आपका फिक्स बॉडी है, ये फिक्स बॉडी है। ठीक है, इस पर आपने फोर्स लगाया, अप्लाइड फोर्स लगाया, तो इसके अंदर, अब देखो इसमें मैंने दो एग्जांपल लेता हूँ। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे तो दीवार में मैंने फिक्स करके रखा है, तो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो दीवार भी यहाँ पे फोर्स लगाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, ये भी याद है ना, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, दीवार भी उस साइड में फोर्स लगाता है। ठीक है, तभी ये यहाँ पे इसके अंदर रिस्टोर फोर्स हो रहा है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ, अगर मैं ऐसी बॉडी ले लूँ, सब वो बॉडी ले लूँ, ये वाला इलास्टिक बॉडी या वो मटेरियल, अब मैं उस पर ऐसे फोर्स लगाऊँ यहाँ पे, तो क्या इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना कहीं पे। ओके, ये समझ गया। अगर सपोज मैं इसी बॉडी पे ये साइड में फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो क्या इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड में फोर्स है। हमेशा याद रखना, बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कब क्रिएट होता है, जब दोनों साइड फोर्स लगे तभी। सिर्फ एक साइड में फोर्स लगेगा तो नहीं क्रिएट होगा। अब आप बोलोगे सर इसमें तो एक ही साइड फोर्स लग रहा है, अप्लाई कर रहे हो, नहीं नहीं, इसमें 2 साइड ही फोर्स लग रहा है। देखो ध्यान से, एक साइड में मैं ये फोर्स लगा रहा हूँ और एक साइड में ये दीवार भी अपनी तरफ रोक के रखा है इस बॉडी को, है ना। तो दीवार क्या क्यों रोक के रखा है, देखो अगर मैं बात करूँ बॉडी को सिर्फ एक साइड में फोर्स लगाऊं तो ये इधर चलता जाएगा, ये साइड में कोई इसको रोक के नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे दीवार रोक के रखा है, मतलब दीवार पे कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहा है ना बॉडी पे, तभी तो वो रोक के रखा है और ये खिंचा रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कब आता है, रिस्टोरिंग फोर्स कब आता है, जब अप्लाइड फोर्स दोनों साइड रहता है तब। ये नोट कर लेना, सिर्फ एक साइड रहेगा अप्लाइड फोर्स तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा। ठीक है ना, रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्रॉस मैंने कर दिया मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो यहाँ पे भी 2 साइड में फोर्स लगा, याद रखना, दीवार भी इस पर फोर्स लगा रहा है तभी वो उधर रुका हुआ है, हमेशा याद रखना। ओके, तो देखो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ, चलो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ एफ ए। तो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूँ, ये दोनों साइड फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इस समय पे जो फोर्स यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो जो उसको मतलब जब रिस्टोरिंग फोर्स मतलब मॉलिक्यूल के अंदर खिंचाव आ रहा है तो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है ना। जब स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो आपका स्ट्रेस का फॉर्मूला भी आएगा। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेस क्रिएट होता है, यहाँ पे जो भी स्ट्रेस क्रिएट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। याद रखना, टेंसाइल स्ट्रेस याद रहेगा, मतलब फोर्स आप ये साइड में लगा रहे हो और ये साइड में लगा रहे हो। अब देखो यहाँ पे, अब फोर्स आप ये साइड में लगा रहे हो एफ ए, और ये साइड में लगा रहे हो, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, याद रखना, सिर्फ एक साइड से नहीं लग रहा है। तो इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल क्रिएट होगा, मतलब अगर ओरिजिनल पोजीशन मॉलिक्यूल का ये है, ठीक है, तो ये फोर्स लगाने के बाद मॉलिक्यूल एकदम आसपास में आ जाएंगे, ठीक है, तो वापस वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे भी आपका रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। ठीक है, तो इस समय जो भी स्ट्रेस आएगा मॉलिक्यूल के बीच में, जो भी स्ट्रेस रहेगा वो कौन सा स्ट्रेस रहेगा, वो रहेगा बच्चों कंप्रेसिव, क्योंकि ये कंप्रेस हो गया ना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब सिंपल सी बात है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टेंसाइल मतलब फोर्स अपोजिट लग रहे हैं, मतलब अपोजिट वैसे दोनों में अपोजिट ही लग रहे हैं, लेकिन ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना, टेंसाइल में ऐसे खींच रहे हैं, बट कंप्रेसिव में कंप्रेस कर रहे हैं दोनों फोर्स। तो फोर्स का सीधी सी बात है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, वही रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, फॉर्मूला तो वही रहेगा दोनों में, बस ये याद रखना किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो ये लेंथ वाइज अभी तक हुआ नहीं है पूरा, ये तो हम लोगों ने अभी तक स्ट्रेस की बात की। ओके,
ये हम लोग अभी तक स्ट्रेस की बात की, लेकिन ये याद रखना लेंथ वाइज चेंज में हम लोग ने फर्स्ट किसकी बात की, फर्स्ट हम लोग ने स्ट्रेस की बात की। ठीक, अब हम लोग स्ट्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या मैं इसको रफ कर दूं? नहीं नहीं, इधर ही बता देता हूँ, इधर ही बता देता हूँ। स्ट्रेन, ठीक है, पहले हम लोगों ने स्ट्रेस की बात की, दूसरा हम स्ट्रेन की बात करेंगे। तो स्ट्रेन तो हमने देखा ही है, ठीक है, ओके। तो हाँ, एक मिनट। तो एक और चीज़ याद रखना बच्चों, ये दोनों जो है टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये दोनों को हम लोग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। मतलब लेंथ वाइज में चेंज हो रहा है ना, लेंथ वाइज में चेंज होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ओके, ओके, याद रहेगा ना। हाँ, अब हम लोग आया स्ट्रेन। तो बच्चों यहाँ पे मतलब वही हो गया, लेंथ जब आप अप्लाई फोर्स करोगे तो इसके ये जो बॉडी है इसमें चेंज तो होगा ही होगा। जब चेंज हो गया तो स्ट्रेन आ गया वहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रेन आएगा वो क्या, कौन सा स्ट्रेन रहेगा, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्जिट्यूडिनल क्यों लगता है, क्योंकि लेंथ वाइज में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिख लेना आप, क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेन। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया आपका, मतलब लेंथ वाइज में चेंज होता है। ठीक है, जब लेंथ वाइज में चेंज होता है तो उसमें स्ट्रेस क्या रहेगा और स्ट्रेन क्या रहेगा, ये हमने देखा। अब स्ट्रेस में भी दो टाइप के स्ट्रेस है, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, याद रखना। ठीक है, जिसको हम लॉन्जिट्यूडनल, दोनों आपके लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में ही आते हैं। ओके, ओके, और स्ट्रेन लॉन्जिट्यूडनल क्यों लगाते हैं, क्योंकि लेंथ वाइज यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना वो लेंथ वाइज में ही हो रहा है। ठीक है, ओके। देखो आप इसको अच्छे से कॉपी करना, मैं भले से ऐसा कर रहा हूँ लेकिन आपको अच्छे से कॉपी करना। अभी काफ़ी टाइम हो गया एक्चुअली मुझे वीडियो पढ़ाए हुए, इसके लिए शायद मेरा थोड़ा राइटिंग वापस ख़राब हो गया, लेकिन धीरे धीरे वापस सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगले पे आते हैं, दूसरे टाइप पे। ये तो पहला टाइप था, मैंने 3 टाइप यहाँ पे बोला है। अब जो दूसरा टाइप है बच्चों, वो आपका रहेगा, एक मिनट माइक को के हो के ले रे। हाँ, जो दूसरा टाइप रहेगा वो रहेगा टेंजेंशियल चेंज। ठीक है, टेंजेंशियल चेंज, लेंथ वाइज चेंज था, वो टेंजेंशियल चेंज रहेगा। टेंजेंशियल वाइज चेंज लिखो, कैसा भी लिखो। तो जैसा कि हम बोले कि फर्स्ट हम लोग स्ट्रेस देखेंगे, दूसरी स्ट्रेन देखेंगे। तो पहला हम स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक, तो स्ट्रेस में क्या होगा, देखो अगर मैं बात करूं कि एक फिक्स, यहाँ पे फिक्स ले लो सपोर्ट, और उस पर एक बॉडी रख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फोर्स अप्लाई करूँगा। यहाँ पे क्या अप्लाई करूँगा, अप्लाई फोर्स अप्लाइड करूँगा इस पॉइंट पे, टेंजेंट पे। तो जैसे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ वो बॉडी उस साइड में चला जाएगा। मतलब ऐसे, ये फिक्स है, याद रखना, ये फिक्स है, ये पूरा फिक्स है। तो जब फिक्स रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फिक्स है ये भी एक इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तभी उधर फिक्स है। ठीक है, अगर फोर्स इस पर नहीं करता अप्लाई तो वो फिक्स नहीं रहता, वो उधर चला जाता। ठीक है, तो यहाँ से वो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, और जितना इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उतना इधर भी फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला ओपन है ना, ऊपर वाला तो फिक्स नहीं है, तो वो उधर चला जाएगा। इसका शेप जो है ना ऐसा चेंज हो जाएगा। समझ गए, ये समझा मैंने क्या किया। हाँ, तो मतलब वो ऐसा चेंज हो जाएगा, ये पहले ऐसा था फिर वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये एक एंगल में डिस्प्लेस हो जाता है, थीटा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये जो भी है ये डेल्टा एक्स, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब इनिशियली वो यहाँ पर था, अब वो इतना, मतलब वो यहाँ देखो, इनिशियली इसका पॉइंट यहाँ पर था, जैसे अब टेंजेंशियल फोर्स लगता है वो यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं ना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन लेयर हुआ है, बिटवीन ये वाला लेयर और ये वाला लेयर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है, पहले तो हम लोग स्ट्रेस की बात करेंगे। तो स्ट्रेस तो सिंपल है, इसमें भी स्ट्रेस क्या रहेगा, स्ट्रेस रहेगा रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। अब रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या, अपॉन एरिया। ठीक है, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स मतलब क्या कि ये जो फिक्स है, तो इसकी वजह से जैसे आपने अब फोर्स को छोड़ दिया तो वैसे ही ये जो ऐसे हुआ था, टेढ़ा हुआ था, वो बॉडी वापस ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, क्योंकि इसमें भी मॉलिक्यूल्स में खिंचाव हो गया ना यार। अब ऐसे डालोगे तो ये साइड के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे और ये साइड के मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे, ये साइड के मॉलिक्यूल ऐसे खिंचा जाएंगे, है ना। समझ में आया मैं क्या बोला, कि जब ऐसा बॉडी था तो सपोज ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, ऐसे मॉलिक्यूल्स थे, तो जैसे ही ऐसा हुआ, चेंज हुआ, कैसे ऐसे चेंज हुआ, एक मिनट, ऐसे चेंज हुआ तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में खिंचाव आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये साइड के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा कंप्रेसिव आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा ही होगा। ठीक है, तो वो अपने आप को वापस रीगेन अपना जो ओरिजिनल जैसा भी था वो वापस रीगेन करने की कोशिश करेगा, है ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे क्रिएट हो ही गया। तो यही हो गया आपका रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हो गया स्ट्रेस। अब बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इसमें देखो क्या होता है कि चेंज अपॉन ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसके बीच के, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किसके बीच के, इन दोनों के, बताओ इन दोनों लेयर के बीच में। एक मिनट, ये सही है ना कैमरा, हाँ।
तो ये जो लेयर है, ये वाला लेयर और ये वाला लेयर, इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा एक्स हो गया आपका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, और थीटा हो गया यहाँ पे आपका एंगुलर एंगल में डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, एंगुलर 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 अरे यार एंगुलर स्पेलिंग गलत हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि एक एंगल में डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है ओके, तो देखो अब स्ट्रेन क्या होगा बेसिकली, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो बच्चों यहाँ पे जो स्ट्रेस था इसको मैंने बताया नहीं क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रेस है इसको हम बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे टेंजेंशियल, क्योंकि टेंजेंट वाइड हो रहा है ना डेवलप, जो भी स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, तो यह नीचे लिख देना, इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एंड शियरिंग स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूड लेंथ वाइज में क्या था, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस था ना, तो वैसे यहाँ पे टेंजेंट फोर्स की वजह से ये जो फोर्स है ना वो टेंजेंट फोर्स है, याद रखना, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो टेंजेंट फोर्स है। ओके ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस, इसको हम बोलेंगे। और जो स्ट्रेन है इसको हम क्या बोलेंगे, बताओ बताओ, टेंजेंशियल स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन, तो हम लोग ज़्यादातर इसको हम लोग शियरिंग स्ट्रेन ही बोलते हैं। ठीक है, तो शियरिंग स्ट्रेन, तो जो शेयरिंग स्ट्रेन रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, चेंज। अब जो चेंज हुआ है वो यही हुआ है ना, चेंज, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा एक्स अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल बेसिकली इसका एल, ये जो इनिशियल लेंथ रहेगा ना एल, ये रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, चेंज ये डेल्टा एक्स होगा जो भी जितना भी डिस्प्लेस हो रहा है, और जो ओरिजिनल रहेगा वो इसका लेंथ रहेगा, तो अपॉन एल। ठीक है, इसका आपके टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन क्या दिया रहेगा, इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये दो फेसेस टू दी ओरिजिनल लेंथ ऑफ द सिलेंडर, अगर ये सिलेंडर है तो, ठीक है, कोई भी बॉडी है तो, या लेंथ। ठीक है, तो देखो अभी ये अगर मैं बात करूं, अगर मैं इस इतने से पार्ट को यहाँ पे लेके आऊँ, ये एल हो गया, ये थीटा हो गया, और ये डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, सिर्फ इतने से मैं पार्ट को लिया हूँ साइड में। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट क्या होगा, बताओ बताओ, टैन थीटा है ना, टैन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, याद रखना। तो अगर ये थीटा स्मॉल रहा, बहुत छोटा रहा, थीटा बहुत छोटा रहा, मतलब अगर बोल सकते हो टेन डिग्री रहा, तो ये अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू 10 ही आती है, मतलब थीटा के बराबर जो वैल्यू है वो हो गया। तो इसके लिए अगर थीटा स्मॉल है, थीटा इज स्मॉल, ठीक है, तो आप टैन थीटा के बदले सिर्फ क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। ठीक है ना, ओके, तो इसको आप इसका फाइनल फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हो, एक तो ये फॉर्मूला आ गया शेयरिंग स्ट्रेन का, चेंज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा अपॉन वो लेंथ रहेगा, जो भी आपके बॉडी का वो लेंथ रहेगा, सिलेंडर लिया तो सिलेंडर का जो भी लेंथ रहेगा। ठीक है, तो इसका ये हो गया, तो अब टैन थीटा के बदले आप इसको थीटा भी लिख सकते हो, है ना, अगर ये थीटा स्मॉल रहेगा तभी, याद रखना है कंडीशन। ओके, तो ये नोट कर लो, ये दूसरा टाइप था। ठीक है, अब हम लोग तीसरा वाला लास्ट फाइनल टाइप देखते हैं क्या रहेगा। जो थर्ड टाइप है बच्चों वो है वॉल्यूमेट्रिक चेंज। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक चेंज मतलब वॉल्यूम वाइज चेंज हो रहा है। ओके ओके, याद रखना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सपोज मैं स्ट्रेस पहले स्ट्रेस की बात करूंगा। ठीक है सॉरी तो पहले मैं स्ट्रेस की बात करूंगा। तो देखो अगर मैं बात करूँ, सपोज कोई ये बॉडी है, तो अगर इस पे हर जगह से फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, हर जगह से फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम, सपोज ये इनिशियल वॉल्यूम ये था, ये इनिशियल वॉल्यूम है, लेट्स से वी, तो इसका फोर्स लगने के बाद इसकी वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाएगी, है ना, ये डेल्टा वी हो गया। लेट्स से ये इनिशियल वॉल्यूम V1 था, ये जो फाइनल वॉल्यूम हुआ V2 हुआ, तो ये हुआ, ये आपका डेल्टा वी हो गया, ये जो चेंज होगा। ठीक है, डेल्टा वी। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये हर जगह से जब फोर्स लग रहा है, इधर से इधर से इधर से, तो इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो अब इसमें क्या आप बोल सकते हो कि जो भी स्ट्रेस है, ये कौन सा स्ट्रेस है, इसको आप बोल सकते हो वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, वॉल्यूम स्ट्रेस। ओके, तो अब वॉल्यूम स्ट्रेस का क्या होगा, बेसिकली सिंपल फॉर्मूला है। तो इसमें वॉल्यूम स्ट्रेस क्या रहेगा, जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स रहेगा, ठीक है ना, अपॉन पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये जो भी इसका बॉडी का एरिया रहेगा, क्योंकि हम लोग पूरा एरिया लेने वाले हैं, यहाँ पे लेंथ वाइज नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स रहता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रहता है। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं ज़्यादातर, इसमें अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसमें हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेस में ज़्यादातर हम लोग अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ही लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर। सिंपल है ना। ओके, तो याद रखना यहाँ पे स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस बन जाएगा, जो कि अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर। ओके, तो ये याद रखना। ओके, अब नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें स्ट्रेन आएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हर जगह से फोर्स लगने के बाद इसमें क्या होता है, वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्ट्रेन होगा वो सिंपल होगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल होता है स्ट्रेन।
और इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे इसको वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, मतलब तीनों, ये तीसरा टाइप है, फाइनल टाइप है। ओके, तो ये वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, सिंपल चेंज अपॉन ओरिजिनल। अब चेंज मतलब क्या, डेल्टा वी अपॉन ओरिजिनल वी, V1, ओरिजिनल मैंने V1 लिया था ना, उसको हम बोल सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन V1। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जो बच्चों आपके टेस्टों में दिया हाइड्रोलिक स्ट्रेस, वो क्या दिया है मैं बताता हूँ। कि देखो, ये आप नोट कर लिया आप, ठीक है, नोट कर लेना। अब देखो हाइड्रोलिक स्ट्रेस उसमें जो आपके टेस्टों में दिया है वो क्या है, वो मैं जरा बता देता हूँ। कि सपोज ये लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, मतलब पानी है। अगर उसमें एक कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट डाल दो इस लिक्विड में, तो क्या होगा कि इस लिक्विड की वजह से, जो भी यहाँ पे पानी है उसकी वजह से हर तरफ से फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है ना, हर तरफ से लिक्विड का फोर्स लगेगा। अब जैसे जब लिक्विड का इस पे फोर्स लगेगा, ये तो हम लोग अलग से इस पे फोर्स लगा रहे थे ये हर तरफ से, बट यहाँ पे लिक्विड का फोर्स लग रहा है। तो जब लिक्विड का कहीं पे भी फोर्स लगता है, मतलब पानी का, अगर लिक्विड का, पानी या फिर जो भी पानी लिक्विड में ही आता है ना, तो अगर लिक्विड का फोर्स लगता है बच्चों पानी का, यू कैन से पानी का ही ले लो, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, ये समझे। तो ये आपके टेस्ट में यही दिया हुआ और कुछ नहीं दिया। हाइड्रोलिक में हमेशा देखना, हाइड्रा जहाँ पे भी है ना, मतलब वाटर आ गया, पानी आ गया। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी आपके टेस्ट में दिया वो यही दिया, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, तो मैंने उसको बस अलग से ले लिया एक बॉडी, उस पर अलग से फोर्स लगा रहा हूँ, इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है इसको हम बोल सकते हैं प्रेशर, प्रेशर बोल दिया, प्रेशर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस आपको पता है, यहाँ पे जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है वो अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पे फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर भी बोल सकते हैं। ठीक, हाइड्रोलिक प्रेशर भी बोलते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर, क्योंकि वो लिक्विड की वजह से प्रेशर लग रहा है उस बॉडी पे। ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ था और कुछ नहीं। टॉपिक है वो है 9.4, दैट इज हुक्स लॉ। ठीक है ना, हुक्स लॉ देखो सिंपल बात करता है। सिंपल क्या बोलता है ये, कि कोई भी मटेरियल है, ठीक है, अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो वो लेंथ वाइज मटेरियल होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये सपोज कोई भी एक वायर है, तो वायर तो सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, तो अगर मैंने उस पर लोड डाला, उस पर मैंने क्या डाला, लोड। लोड मतलब कोई भी मास मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, तो जब मैं इस पर लोड डालता हूँ तो बेसिकली वो लोड इस वायर को नीचे की तरफ खींचेगा, है ना। तो वो जो वायर को नीचे की तरफ खींचता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोड इस वायर पे फोर्स लगा रहा है। तो वो फोर्स कितना होता है बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटी। तो F=mg हो जाता है। ठीक, तो हुक्स लॉ ये बोलता है कि जो भी वायर में स्ट्रेस आएगा, क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये लोड लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रेस तो आएगा ना, खिंचाव तो आएगा ही। तो जब खिंचाव आएगा तो स्ट्रेस आएगा। तो जो भी स्ट्रेस आता है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहता है। ठीक है, तो ये हुक्स लॉ सिर्फ सिंपल यही बोलता है। स्ट्रेन क्या है, मतलब जो चेंज होगा, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ज़्यादा चेंज होगा इस वायर में। ठीक है ना, ये समझा, सिंपल है, यही हुक्स लॉ है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो अगर मैं के लगा दूं, के इंटू स्ट्रेन हो जाएगा। सो ये जो के है आपका, के क्या रहेगा, वेर के इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ये अगले टॉपिक में देखेंगे 9.6 से, इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या लिख सकते हो, के इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो हुक्स लॉ आपको याद रहना चाहिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये जो है बच्चों, ये जो है हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ द मटेरियल के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसका हम लोग ग्राफ देखने वाले हैं बेसिकली, कि जो आपका मतलब किसी मटेरियल के लिए अगर ये वैलिड है तो कहाँ तक वैलिड है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन जो है कब तक वैलिड रहेगा, वो भी हम लोग ग्राफ के थ्रू देखेंगे, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। तो बच्चों अगला जो है आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व, वो जरा देखते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो स्ट्रेस स्ट्रेन ये जो कर्व है वो किसके लिए है, वो आपका हमेशा लॉन्जिट्यूडनल जो स्ट्रेस रहता है। ठीक है, मतलब जो आपका टेंसाइल स्ट्रेस रहता है, वो मैंने बताया था आपको टेंसाइल स्ट्रेस क्या रहता है। ठीक है, सपोज ये फिक्स वॉल है, फिक्स, ठीक है, और उसमें मैंने एक वायर लगाया, वायर लटका दिया। वायर आपका हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का ही रहता है। ठीक है, तो अगर मैं उस पर एक लोड लगा दूँ, लोड मतलब कोई भी मास का मैं उस पर लोड बांध देता हूँ, तो लेट से वो मास m करेगा, तो जो लोड है उस वायर को नीचे की तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या है कि उस वायर पर वो लोड फोर्स डाल रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स कितना रहता है, mg, है ना। तो जब वायर पर फोर्स लग रहा है इस लोड की वजह से, तो वायर में क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और देखो इस पॉइंट पर भी ना, इस पॉइंट पर, वायर के इस पॉइंट पर ये दीवार जो है फिक्स वॉल, ये भी फोर्स लगा रहा है, तब ये वायर यहाँ पे रुका हुआ है। समझे ना, मतलब दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी फोर्स लग रहा है F, और एक यहाँ से भी फोर्स लग रहा है जो कि mg है, ये लोड लगा है जिस। ठीक है ना, तो जो स्ट्रेस है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, याद रखना, सिग्मा। और जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन उसको किससे हम लोग डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से। ठीक है ना, डिनोट करें आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है, एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, याद रहेगा। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे डिनोट किया हुआ है एनसीईआरटी के। तो देखो
इसमें अब होता क्या है वो जरा देखते हैं। हमेशा याद रखना ये जो स्ट्रेस है वो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होना चाहिए, ठीक है। और लॉन्जिट्यूडनल के अंदर दो स्ट्रेस था, याद है ना, कौन कौन सा, एक टेंसाइल था, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस था। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस होना चाहिए, इसका ये कर्व है, ठीक है ना, ये जो स्ट्रेस चेन कर्व है ना उस चीज़ का कर्व है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। टेंसाइल कब लगता है, जब दोनों तरफ से फोर्स लगे वायर पर, तब लगता है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब जरा हम इस चीज़ को देखते हैं ग्राफ को, ये ग्राफ एक्चुअली है क्या। तो देखो ग्राफ में क्या बोला है कि जो पॉइंट, लेट्स से पॉइंट ओ लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जब मैं पॉइंट ओ से ए तक जाऊँ, ए तक देखूँ, तो एक पूरा एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना। तो इस पॉइंट पर जो है ना, पॉइंट ओ से ए तक, इस पॉइंट पर आपका हुक्स लॉ ओबे होता है, ठीक है ना, हुक्स लॉ ओबे होता है, याद रखना। एक मिनट स्पेलिंग, तो आप लोग ना ये कॉपी कर लो, अगर आपको कॉपी करना है तो। मैं अगर यहाँ पे जो भी मतलब जो भी डेफिनेशन वगैरह है वो ये साइड में लिखूंगा, राइट साइड में, ठीक है। तो मैं अब ये रफ करता हूँ इस चीज़ को, ये वाले पार्ट को, ठीक है। अब जो भी इसके पॉइंट्स है मैं राइट साइड में लिखूंगा, ओके, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो पॉइंट ओ से लेके ए तक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पॉइंट ओ से ए तक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट पे स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओबे हो रहा है, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, ठीक है ना, हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। हुक्स लॉ यही बोलता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। इसका मतलब देख सकते हो ना, अगर मैं यहाँ पे सपोज ना कोई भी नंबरिंग ले लो लेट्स से 1, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 2 3 4, सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, मैथमेटिकल नंबर 1 2 3, ठीक है, 4, सिर्फ 4 तक ही लेता हूँ। तो देखो 1 पे 1 रहेगा, ठीक है, मतलब स्ट्रेस अगर 1 है तो स्ट्रेन भी 1 है, ठीक। और अगर स्ट्रेस 2 रहा तो स्ट्रेन भी 2 रहेगा, ठीक है ना। अगर स्ट्रेस 3 रहा तो स्ट्रेन भी आपका 3 रहेगा। बस खाली मैंने इसको एक्चुअली थोड़ा इसको और ऊपर लेना चाहिए था नंबर को, बट याद रखना, ठीक है ना। मतलब जितना जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा। खाली मैथमेटिकल नंबर लेके मैं आपको समझाया हूँ, एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं खाली लेके उसको समझाया, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा। कब तक, पॉइंट ए तक, याद रखना, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं, इस नंबर को मैंने रफ कर दिया यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो अब देखो अगर पॉइंट ए के बाद अगर आपने उसको और इलोंगेट किया, मतलब उस पर और लोड डाला, जो आपका वो था ना, आपका जो मैंने वायर यहाँ पे वायर था उस पर आपने लोड लगाया था, याद है। तो सपोज उस पर आपने और लोड डाल दिया, मतलब ये लोड आप डालते जा रहे हो लोड इस पर, मतलब फोर्स लगाते जा रहे हो, तो ये वायर इलोंगेट होते रह रहा है। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट ए के बाद, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर ओ से ए तक के बीच में रहोगे आप, ओ से ए तक के बीच में यहाँ पे लोड दे रहे हो आप, तो उस पॉइंट पे अगर आपने लोड को हटा दिया, मतलब ये मास को अगर आप निकाल देते हो, तो ये वायर वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा, ठीक है ना, ओरिजिनल जो भी इसका साइज था, शेप था, उसमें आ जाएगा, ओ से ए के बीच में, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अगर आपने इतना, अभी आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे और स्ट्रेस लगा रहे हो, मतलब और लोड लगा रहे हो, इसका मतलब पॉइंट ए के आप ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हो, ठीक है। मतलब सपोज ये 5 ले लो, 5 एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, 5 के ऊपर आप लोड लगा रहे हो, ठीक। तो जब 5 के ऊपर लोड लगाओगे, स्ट्रेस दोगे, तो क्या होता है कि अगर आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस दोगे ना, तो यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेन मतलब होगा, लेकिन पॉइंट बी तक क्या रहेगा, सेकंड में ए से बी तक की बात करेंगे, तो ए से बी तक जो है ना, स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा। तो मैं क्रॉस मार देता हूँ स्ट्रेन से, देख लो अब वहीं पर देख लो, क्योंकि ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन तो दिख नहीं रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं। जब स्ट्रेट लाइन रहता है तभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ए से बी तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन पे नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, हुक्स लॉ जो रहेगा वो ओबे नहीं हो रहा है, हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड, ठीक है। लेकिन 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 थर्ड पॉइंट आप क्या बोल सकते हो कि तीसरी चीज़, कि अगर आप बी तक भी स्ट्रेस दे रहे हो ना इस वायर पर, तो अगर इस पॉइंट बी पर आकर आपने इस लोड को हटाया, मतलब लोड को हटा दिया, मतलब फोर्स हटा दिया, तो भी वायर अपने उस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझे, तो पॉइंट ए से बी तक भी अगर आप लोड को हटाते हो तो अपने वायर जो भी अपना ओरिजिनल डायमेंशन था वो ओरिजिनल डायमेंशन में आ जाएगा, ठीक है, इतना समझा। तो इस पॉइंट को जो है ना हम लोग येल्ड पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, येल्ड पॉइंट। और जो इस पॉइंट तक आप स्ट्रेस देते हो इस वायर पर, मतलब जो लोड लगाते हो इस वायर पर, उसको हम बोलते हैं येल्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा वाई से, ठीक है, ये समझे। अब देखो अगर आप पॉइंट बी के ऊपर और लोड दे रहे हो, मतलब और स्ट्रेस लगा रहे हो इस वायर पर, ठीक है, अब क्या होगा जरा देखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पॉइंट बी के ऊपर थोड़ा सा भी लोड लगाओगे ना, थोड़ा सा भी स्ट्रेस दोगे इस पर, ठीक है, तो वो स्ट्रेन तेजी से बढ़ता है, देख रहे हो आप। मतलब अगर देखो ये ग्राफ क्या बताता है कि स्ट्रेन तेजी से बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेन फटाफट जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ा है, देख सकते हो आप। ये स्ट्रेस का जो वैल्यू रहेगा वो थोड़ा ही रहेगा, लेकिन स्ट्रेन का वैल्यू देखो आप, स्ट्रेन का वैल्यू अगर ये यहाँ है तो पॉइंट सी देखो कितना ज़्यादा हो गया है ना, स्ट्रेन का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ता है। थोड़ा सा और लोड लगाओगे तो, ठीक है ना, पॉइंट बी के बाद, तो पॉइंट बी से सी मुझे क्या बताएगा, मुझे ये बताएगा कि आपका थोड़ा सा और स्ट्रेस लगाओगे, लोड लगाओगे, तो वो स्ट्रेन उसका तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये समझ गया ना आपको पॉइंट बी और सी के बीच का डिफरेंस, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
पॉइंट बी और सी के बीच का डिफरेंस यहाँ पे स्ट्रेस लेस, ठीक है, मतलब कम लोगे स्ट्रेस तो स्ट्रेन आपका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हुक्स लॉ तो यहाँ पे भी ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखनी है ना, स्ट्रेट लाइन सीधा होना चाहिए, दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन सीधा होना, तो यहाँ पे भी हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है ना। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट में ये हो गया। लेकिन एक और बात सुनो, अगर पॉइंट बी के बाद थोड़ा सा भी आपने लोड दे दिया इस वायर पर, मतलब स्ट्रेस लगा दिया इस वायर पर, तो सपोज अगर पॉइंट सी पर आ गया, तो अगर आप इस को लोड को अगर आप हटाते हो, ठीक है ना, मतलब फोर्स को आप हटाओगे यहाँ पे, तो वायर अपने ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो याद रखना इस पॉइंट पर, पॉइंट बी के आगे जरा सा भी आप लोड देते हो, स्ट्रेस लगाते हो, तो ओरिजिनल डायमेंशन में वो अपने नहीं आता है, जैसे आप फोर्स हटाओगे तो ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो, अब होता क्या है कि जैसे जैसे और थोड़ा आप आगे लेके जाओ, पॉइंट बी के आगे तो आपको समझ गया ना, पॉइंट बी के आगे अगर आपने लोड हटाया इस वायर से, तो वो अपने ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आना है। तो पॉइंट बी के बाद अगर यहाँ पे भी रहा तो भी नहीं आएगा, पॉइंट यहाँ पे भी रहा तो भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते डी तक आता है पॉइंट, ठीक है। तो डी एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि खत्म, मतलब वायर की जो जान है ना पूरी चली गई, ठीक है। आपने इसमें इतना लोड दे दिया, मतलब इसकी जो जान है ना पॉइंट डी पर चली गई, तो जिसको हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसकी जो जान है ना वायर की, उसकी पूरी जान यहाँ पे खत्म हो गई। तो अगर आप यहाँ इस पॉइंट पर भी छोड़ोगे ना, तो वायर ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये जो वायर है ना ये टूट जाएगा, बीच में से टूट जाएगा, कहीं से भी टूटे, बीच में से यहाँ से कहीं से भी टूट जाएगा, ठीक है, ये समझे। तो अब ये वाला क्या बताता है कि अगर आप स्ट्रेस कम भी करते हो इस पॉइंट पर आने के बाद, स्ट्रेस कम भी करोगे, देखो ना ये स्ट्रेस नीचे की तरफ है, तो भी आपका वायर टूट जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रेस ज़्यादा करो कम करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पॉइंट पे आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इस पॉइंट पे खत्म, वायर की जान खत्म हो गई, ठीक है। तो बच्चों यही आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बताता है, ठीक है। तो फोर्थ वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फोर्थ वाला, ये थर्ड था ना, फोर्थ आप क्या लिखोगे कि पॉइंट बी से सी ना, तो पॉइंट बी से सी मैंने बता दिया, पॉइंट ये बी से डी तक लिख दो, क्योंकि सी से डी नहीं, पॉइंट पूरा बी से डी तक। तो जो पॉइंट डी तक रहेगा उसमें आप क्या लिखोगे, वही आपका ओरिजिनल डायमेंशन में तो आने वाला नहीं है वो चीज़, ठीक है, वो आप लिख लेना कि अगर आप लोड को हटाओगे तो वो ओरिजिनल डायमेंशन में नहीं आएगा, खुद के हिसाब से लिख लेना जैसा भी आपको समझ में आता है। एट पॉइंट डी वायर की जान क्या होगी, वायर की जान खत्म हो जाएगी, मतलब वायर में जितना भी स्ट्रेंथ रहेगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, स्ट्रेंथ ऑफ वायर इज, स्ट्रेंथ ऑफ, इसको मैं रफ करता हूँ, ये समझ में आ गया ना आपको। तो स्ट्रेंथ ऑफ वायर इज क्या लिख सकते हो, लॉस्ट, जो भी आप जैसा भी आपको समझ में आता है वैसा लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये समझ गया ना। अब डी और ये क्या बताता है, डी मतलब इसके आगे अगर स्ट्रेस भी आप कम करते हो ना इस वायर का, अगर इस वायर में से लोड भी थोड़ा कम करोगे तो भी वो वायर टूटना ही टूटना है, समझे, बस वही बताते हैं। तो ये समझ गया आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ओके। और इसको भी याद रखना, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं पॉइंट डी को, जो जहाँ पे वायर की जान खत्म हो जाती है, जिसको हम सिग्मा यू से डिनोट करते हैं। सिग्मा किसको डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को डिनोट करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। और स्ट्रेन को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ये पॉइंट बी के आगे अगर आप स्ट्रेस देते हो तो सीधी सी बात है अपने ओरिजिनल डायमेंशन में वो आता नहीं है, ठीक है। तो जैसे आप पॉइंट बी के आगे स्ट्रेस दोगे, मतलब लोड दोगे उस वायर में, तो वो प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो कि सी तक, जो सी से आप मतलब ओरिजिन कोई भी एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये समझने के लिए बोल रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, बात अलग है, आपकी मर्जी, ठीक है। तो पॉइंट सी पर क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी डिफॉर्मेशन हुआ है, मतलब जो भी चेंज हुआ है इस आपके वायर में, वो रहेगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है ना। इलास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्टिंग में मैंने बताया था, याद है ना। तो यहाँ पे जो भी चेंज होगा, अब क्योंकि ये बॉडी प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया, तो जब प्लास्टिक में कन्वर्ट तो जो भी डिफॉर्मेशन हो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। ओके, तो ये भी एक पॉइंट लिख लेना। तो अगला वाला जो दिया है बच्चों, इसमें कुछ मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ऑर्टा जो भी बोलो आप इसका नाम, ये आपके हार्ट में होता है एक्चुअली, ये एक्चुअली एक आर्टरी टाइप होता है, हार्ट में होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ये आपके किस में होता है, ये ह्यूमन के हार्ट में होता है। और ये जो है आपका रबड़ तो आपको पता ही है ना, ठीक है। तो ऐसे कुछ जो मटेरियल होते हैं ना, उसमें आपका जो ग्राफ होता है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो कर्व होता है, वो कुछ ऐसे आता है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें अगर आप देखोगे तो हुक्स लॉ का आप किसी भी पॉइंट पे वो भी नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ पॉइंट, जैसे ये अगर मैं बात करूँ इतना पॉइंट को ले लूँ तो ये एज अ स्ट्रेट लाइन दिखता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपका हुक्स लॉ भी होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन एकदम सीधा होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा कर्व गया है, इसमें मतलब क्या बता रहा है कि अगर मैं सपोज नंबर ले लूँ यहाँ पे, लेट्स से 1 नंबर लेता हूँ, 2 3, 1 नंबर लेके मैं आपको बता रहा हूँ 3 4। तो देखो
क्या होता है कि अगर मेरा आपका स्ट्रेस थोड़ा सा भी बढ़ रहा है तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ा। अगर मैंने देखो स्ट्रेस 1 हुआ तो स्ट्रेन आपका 2 हो गया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ऐसे वाले मटेरियल में जो ऑर्टा हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, तो अगर आप इसमें स्ट्रेस कम भी लगाओगे ना तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, मतलब चेंज बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे ये दोनों प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। मतलब हुक्स लॉ थोड़े कुछ टाइम बाद ओबे करना है, कुछ कुछ जगह पे हुक्स लॉ आपका ओबे होता है, ठीक है ना, ऐसे मटेरियल में। और फिर बाद में क्या होता है कि आप स्ट्रेस आपका स्ट्रेस कितना भी दे रहे हो, ये ऊपर जा रहा है, मतलब क्या स्ट्रेस कितना भी दे रहे हो, स्ट्रेन ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्ट्रेन मतलब उसमें बॉडी में ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, थोड़ा थोड़ा बहुत ही चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपने स्ट्रेस कम दिया तो स्ट्रेन ज़्यादा हुआ इस पार्ट में। अब फिर बाद में स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर चलने लगे, फिर आप स्ट्रेस बढ़ाते गए लेकिन स्ट्रेन थोड़ा थोड़ा ही चलने लगा है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सिर्फ कुछ पार्ट में आपका जैसे ये हो गया हुक्स लॉ ओबे कर रहा है। तो ऐसे मटेरियल में जो आपका हुक्स लॉ है वो फिक्स नहीं रहता कि कहाँ पे ओबे करेगा कहाँ पे ओबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल्स को जो भी रहता है उसको हम इलास्टोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टोमर्स, ठीक है। तो ये याद रहेगा, ओके। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सम्स देख लेते हैं, जो मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए सम्स देख लेते हैं जो इस पे रहेंगे, ठीक है ना, इस सब पे बेस रहेंगे। तो चलो एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये बच्चों जो क्वेश्चन है ना वो मणिपाल यूनिवर्सिटी के लिए जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लूंगा ना, हर जो क्वेश्चन रहेगा वो किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा रहेगा, या तो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा रहेगा या किसी यूनिवर्सिटी के लिए, मतलब जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी जो होते हैं ना वो लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें पूछा होगा, या फिर नेट में पूछा होगा, या फिर जेई में पूछा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है ना, उस पर जो बेच रहेंगे, ओके। या फिर एम्स में भी पूछा रह सकता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये समझ गए ना। अलग अलग जो भी मतलब क्वेश्चन आए हुए अलग अलग एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ओके। तो देखो अब इसमें क्या बोला है कि एंगल ऑफ शेयर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ शेयर आपको पता है ना क्या है, वो अपना शेयरिंग स्ट्रेस आ गया, शेयरिंग आपका स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन आ गया, ठीक है। तो मतलब थीटा यहाँ पे बोला है, थीटा क्या बोला है, थीटा इज 30 डिग्री, ओके, फॉर अ क्यूबिकल बॉडी एंड द चेंज इन लेंथ इज 250 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल आपका 250 सेंटीमीटर बोला है। तो इसको मैं मीटर में कर देता हूँ क्योंकि आपका आंसर जो है सब मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं मीटर में इसको करूँगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड बाय 100, तो होगा 2.50 मीटर, ठीक है। देन द ओरिजिनल लेंथ क्या होगा आपका, सिंपल, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, बताओ कैसे सॉल्व करो। तो सीधी सी बात है, आपको शेयरिंग स्ट्रेन मालूम होना चाहिए क्योंकि इसका सिंपल है, शेयरिंग स्ट्रेन का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या है बताया था, याद है क्या है, शेयरिंग स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेन आ गया ना जहाँ पे भी, वहाँ पे समझ लेना कि चेंज अपॉन ओरिजिनल, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और शेयरिंग स्ट्रेन एक और चीज़ होता है, टैन थीटा होता है, याद है ना, टैन थीटा। तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, टैन थीटा, मतलब थीटा यहाँ पे 30 डिग्री। शेयरिंग स्ट्रेन याद है ना, टैन थीटा भी होता है। अब यहाँ पे थीटा ज़्यादा है, 30 डिग्री है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ थीटा नहीं ले सकते, टैन 30 लेना पड़ेगा। अब थीटा जब कम रहता है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री, मतलब बिलो 10 डिग्री रहेगा ना, तो हम लोग सिर्फ थीटा ले सकते हैं, ओके। तो अभी देखो ये हो गया शेयरिंग स्ट्रेन, तो आपको दोनों को कंपेयर करना है, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू टैन 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री क्या है, टैन 30 आपका 1/√3 होता है। डेल्टा एल आपको पता है, सिर्फ एल निकालना है, डेल्टा एल कितना है 2.5, एल आपको पता है, एल आपको फाइंड करना है। टैन 30 है 1/√3, एल इधर ले लो, एल देयरफॉर एल इज इक्वल्स टू क्या होगा, एल इधर आएगा, ये √3 इधर आएगा, तो 2.5√3 होगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, √3 अराउंड 1.71 होता है, इंटू 1.71। फटाफट करने का ये सब कैलकुलेशन, एकदम धीरे धीरे नहीं करने का, कम से कम मतलब 1-2 मिनट में तो होना ही चाहिए, एक मिनट में तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर ही होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन अगर करते हो तो देखो, मैं 1 को हटा दो, 1 की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 2.5 इंटू 1.7 कर लो, फटाक से ना हो जाएगा, 1.7 35, मतलब लास्ट में 5 होना चाहिए, ओके। तो लास्ट में 5 में तो ये दिख रहा है, ठीक है, ओके ओके। तो ये हो गया 35 1 7 14 15, फटाफट करने 5 5 2 2, तो 5 4.05 के आसपास कौन सा है, ओह शायद मैंने कैलकुलेशन गलत कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 मिनट, 4.05 के आसपास नहीं आना चाहिए, 2.5 इंटू फटाफट किया ना, फटाफट ही करना है वैसे तो, लेकिन क्लियरली करना तो अच्छे से दिखेगा। 7 5 35, ठीक है यार, 7 14 14 + 3 17, अच्छा 17 7 7 लिया था, 5 5 और ये हो गया 2 2, तो ये हो गया 5 7 5 12 1 3 4.25। अब देखो 4.25 मतलब अप्रॉक्स दिख रहा है कुछ ना कुछ, हाँ 4.3 मैं ले सकता हूँ यहाँ पे, 2 5 3 है ना 5, तो ये आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन इज डी इज करेक्ट आंसर, 4.3 मीटर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, और भी 2-3 क्वेश्चन मैं लेता हूँ। तो यार अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसमें बोला है टू ब्रेक अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, ठीक है ना, 1 मीटर का वायर है आपका, उसको ब्रेक करना है, मिनिमम 40 kg वेट इज रिक्वायर्ड, 40 kg उस वायर पे अपन लटका देंगे, लोड दे देंगे तो टूट जाएगा, ठीक है। देन द वायर ऑफ सेम मटेरियल, अब वायर उसी मटेरियल का है,
ठीक है ना। कॉपर का तो कॉपर, पहले ये कॉपर मिल का लिए थे 1 मीटर का, वापस कॉपर का ही लिए। इसमें दिया नहीं है कॉपर का, लेकिन वही मटेरियल का है, मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऑफ डबल रेडियस, मतलब उसका रेडियस डबल हो गया। मतलब अगर इस जो पहले आपने जो वायर लिया था उसका सपोज रेडियस R1 था, तो अब जो दूसरा मटेरियल, दूसरा मतलब वायर आप ले रहे हो उसी मटेरियल का, तो उसका रेडियस डबल हो गया, बस 2R1 हो गया, ठीक है। एंड 6 मीटर लेंथ, अब इसका लेंथ भी ज़्यादा हो गया, इसका 1 मीटर लेंथ था वायर 1 का। विल रिक्वायर टू ब्रेकिंग वेट, मतलब इसका जो आप दूसरा वायर लोगे उसका ब्रेक करने के लिए कितना वेट लगेगा, बस सिंपल ये क्वेश्चन पूछा है, सिंपल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आप वेट लगाओगे ना बच्चों, वेट ये क्या बेसिकली लोड है, लोड है ना। अब लोड क्या है, बेसिकली लोड क्या करते हैं, फोर्स देता है ना, वायर को फोर्स देता है, सीधी सी बात है। तो इसको हम बोल सकते हैं ब्रेकिंग फोर्स। क्या बोल सकते हैं, ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग लोड बोलो, ब्रेकिंग फोर्स बोलो, तो ब्रेकिंग फोर्स लेट से F1 ही लेता हूँ, तो F1, ठीक है। अब आपको पता है कि जो फोर्स है, और इसमें क्या बोला है, रेडियस की बात की है ना, तो हम लोग को फोर्स और रेडियस के बीच का रिलेशन लेके आने का, ठीक है। तो आपको पता है कि जो फोर्स है बेसिकली क्या होता है, क्या होता है, देखो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। तो जब फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, सीधी सी बात है ना, स्ट्रेस इनटू एरिया, सिंपल, ये समझा ना। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस है ना, अब देखो एक मतलब पर्टिकुलर वेट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे स्ट्रेस कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। अगर आप वेट बढ़ाते रहोगे तो स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं रहता, तो यहाँ इस कंडीशन में यहाँ पे स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक वेट अप्लाई किए हो उस वायर पर, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से A1 ले लेता हूँ, क्योंकि हम लोग फर्स्ट वायर की बात कर रहे हैं, हम लोग पहले वायर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो जो F1 है, क्या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर। मतलब जो फोर्स है और जो रेडियस ऑफ वायर है, जो क्रॉस सेक्शन, जो ठीक है ना, रेडियस ऑफ वायर है, क्रॉस सेक्शन पता है ना आपको, ये जो वायर रहता है, ये रहता है, ये एरिया हम लोग लेते हैं बेसिकली, इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका जो भी रेडियस रहता है, ठीक है, वो हम लोग लेंगे यहाँ पे रेडियस, ठीक है, ओके। तो जो फोर्स है आपको किससे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R1 का स्क्वायर। अब हम लोग वायर 2 की बात करते हैं, वायर 2, तो वायर 2 में भी सेम ही होगा ना, जो ब्रेकिंग फोर्स रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 का स्क्वायर रहेगा, ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें क्या बोला है कि रेडियस डबल है, रेडियस यहाँ पे सेकंड वायर का डबल है। तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो R2 है इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R1 है, ये कंडीशन आपको दिया हुआ है, ठीक। और लेंथ वगैरह दिया, वो बात अलग है। पहले वायर में जो लेंथ दिया है वो कितना दिया है, 1 मीटर दिया है। दूसरे वायर में जो लेंथ दिया है वो कितना मीटर दिया है, 6 मीटर दिया है, ठीक है, ओके। और वेट भी दिया है, वो अपना ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब हमको क्या करना है, तो अब हमें ये देखना है जो R2 है यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्ट्रेस ना कांस्टेंट रहना, क्यों कांस्टेंट रहेगा, वेट की वजह से, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये दोनों का रेशियो लेंगे, ठीक है। कैसे रेशियो लेंगे, F1 अपॉन F2 इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो ये 40 kg वेट दिया है ना, ये टोटल आपका लोड दिया है, मतलब M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी करके जो भी वैल्यू आएगा आपका 40 वो दिया हुआ है। मतलब बेसिकली जो लोड लग रहा है F1 आपका 40 है, ठीक है, समझ गए ना। तो जो वायर 1 पे जो F1 लग रहा है, लोड लग रहा है, वो 40 है, ठीक। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, मास इंटू, मतलब जब नीचे की तरफ वेट लगेगा तो मास इंटू एक्सीलरेशन के बदले ग्रेविटी आता है। तो पूरा 40 आपका ये दिया हुआ है फोर्स F1 वायर 1 पे। F2 आपको फाइंड करना है, R1 का स्क्वायर को R1 का स्क्वायर ही रहने दो, और R2 के बदले ट्वाइस ऑफ R1 लिख दो, ठीक है। तो अब देखो ट्वाइस ऑफ R1 मतलब ये हो जाएगा आपका, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर 40 अपॉन F2, ये R1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 2 जब 4 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, R1 का स्क्वायर हो गया, तो ये R1 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। तो ये 4 इधर आएगा, F2 इधर आएगा, सो देयरफॉर F2 जो होगा 40 इंटू क्या होगा, 4 होगा, तो 4 4 कितना होता है, 60, 160 kg वेट, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है बच्चों। अब ये जो है आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके हरियाणा का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है PMT करके, उसमें आया हुआ था, ठीक है। तो ऐसे मैं बोला कि अलग अलग जो भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग से बुक लेके, कोई भी अगर आपके पास बुक होगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको प्रैक्टिस बुक ले लो आप चाहिए तो, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा आपको, जो भी बुक्स, मतलब जिस भी बुक से आपको प्रैक्टिस करना है वो बुक मैं आपको रेफर कर दूंगा, ठीक है। चलो एक और फाइनल क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों AMU एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें पूछा था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिया है कि द ब्रेकिंग फोर्स दिया है एक वायर का, फॉर जिस वायर का डायमीटर D रहेगा, ठीक है। कोई भी एक मटेरियल ले लो, उसका जो ब्रेकिंग फोर्स क्या है, F है, ठीक है। अब बोला कि वही दूसरा वायर सेम मटेरियल का, लेकिन उसका डायमीटर 2D रहेगा, तो उसका ब्रेकिंग फोर्स क्या होगा, समझे, सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि जो ब्रेकिंग फोर्स है, मैं वायर 1 की अगर बात करूँ, सिंपल जो ब्रेकिंग फोर्स है, लेट्स से F1 फॉर वायर 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 स्क्वायर। अभी हमने इसके पहले देखा था, है ना। R1 मतलब एरिया आता है ना, जो आपका फोर्स आता है, वापस बताता हूँ, इज इक्वल टू क्या आता है, स्ट्रेस इनटू एरिया आता है, एरिया। अब एरिया क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो फोर्स आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर रहता है, ठीक है, अगर आपका स्ट्रेस कांस्टेंट रहे तो,
ठीक, तो ये हो गया F1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। तो आर रेडियस और आपका डायमीटर में फ़र्क क्या है, क्या है बताओ बताओ बताओ। क्या मैं इसको R1 बाय D/2 लिख सकता हूँ, D1/2, कैपिटल डी लेता हूँ, सॉरी कैपिटल D1/2 है ना। रेडियस को मैं क्या D/2 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ, सीधी सी बात है। तो ये हो गया फोर्स और डायमीटर के बीच का रिलेशन फॉर वायर 1। अब वायर 2 की अगर मैं बात करूँ, वायर 2 को मैं यहाँ पे लेता हूँ, फॉर वायर 2 की अगर मैं बात करूँ तो वायर 2 का डायमीटर 2D हो गया बस। तो जो भी रिलेशन आएगा वो आएगा 2D2। अब देखो ये D1 मत लो, सिर्फ D लो, क्योंकि आपका डायमीटर D बोला है यहाँ पे। और यहाँ पे 2D2 मत लो, क्योंकि दूसरे वाले जो वायर है उसका डायमीटर 2D बोला है खाली, ठीक है, अपॉन 2 द होल स्क्वायर, है ना। ये समझे, ये इसका फोर्स ये आएगा। अब देखो इसका फोर्स भी बोला है कि F है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे सिर्फ F लेना है और कुछ नहीं। इसको चाहिए तो आप F डैश ले लो और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमको दोनों का रेशियो लेना है। तो F अपॉन F डैश, F कौन सा है, F वायर 1 का है, ठीक है ना, ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल्स टू D अपॉन 2 द होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका अपॉन हम लोग ने F का ये सामने लिया जो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था डायमीटर का, और F डैश का लेंगे 2D अपॉन 2 द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ D स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको D स्क्वायर लिखता हूँ। तो डायरेक्ट अगर मैं इसको D स्क्वायर लिखूँ तो D स्क्वायर ऊपर जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा D स्क्वायर, क्योंकि ये D स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 1/D स्क्वायर हो जाएगा। ये D स्क्वायर ऊपर जाएगा तो D स्क्वायर कैंसिल, 1/4 बचेगा। सो ये F अपॉन F डैश बचा 1/4। सो देयरफॉर F डैश, F इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू F डैश। तो ये 4 इधर आएगा तो F डैश क्या होगा, F डैश इज 4F। मतलब जो वायर 2 जिसका डायमीटर 2D है उस पर जो ब्रेकिंग फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 4F, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ आपके जो आपका जो वायर 1 का जो फोर्स था ना उसके टर्म्स में लाना है, आप ऑप्शन में देख सकते हो, उसके टर्म्स में लाना है। तो इसके लिए जो भी वायर 2 पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लग गया, 4F। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आंसर रहेगा आपका, ठीक। तो ये बच्चों क्वेश्चन जो है AMU के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा था, ठीक है। अब क्या स्टेट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, उसमें जो मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है, उसमें सिंपल ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे एक और मैं अभी आपको क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये वाला बच्चों क्वेश्चन, शेयरिंग स्ट्रेस इज रिलेटेड टू, ये जो क्वेश्चन है वो पंजाब का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है PMET करके, ठीक है ना, वो स्टेट लेवल का होता है, तो उसमें पूछा था। अब बताओ शेयरिंग स्ट्रेस किससे रिलेटेड है, लेंथ तो रिलेटेड है नहीं, वॉल्यूम से भी नहीं रिलेटेड है, एरिया से भी रिलेटेड नहीं है, तो है किससे, शेप से रिलेटेड ना, याद है ना शेयरिंग स्ट्रेन। हम लोग ऐसे ये फिक्स रहता है, इस पर फोर्स लगाते हैं टेंजेंशियल फोर्स, तो इसका ये जो है शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेस रिलेटेड टू शेप ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिंपल सिंपल स्टेट लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो थोड़ा सिंपल ही पूछते हैं, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड पूछेंगे कभी कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों आगे का जो टॉपिक है ना वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो देखो लाइक और कमेंट करना तो आपके ऊपर है, लेकिन मेरी तरफ से आप एक चीज़ कर सकते हो, आप जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है ना। आपके क्लास 11 के काफ़ी सारे फ्रेंड्स हो गए, है ना, फ्रेंड सर्कल होगा, काफ़ी फ्रेंड्स ग्रुप होगा, व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उसमें आप शेयर करें वीडियो, ठीक है। मेरी मतलब मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जितना हो सके अपना क्लास 11 अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, ठीक है बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।